कहानी की शुरुआत नेतन नाम के एक शख्स से होती है जो हर रोज की तरह सुबह उठकर बैंक में अपनी असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी के लिए तैयार होता है। बैंक पहुंचने के बाद हेड मैनेजर पूरी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए भाषण दे रहा होता है, लेकिन नेथन का पूरा ध्यान सिर्फ नई इंटर्न शेरी पर टिका रहता है। उसकी नजरें साफ बता रही थीं कि वह मन ही मन शेरी को पसंद करने लगा है। इसी दौरान अर्ल नाम का एक ग्राहक बैंक आता है। कुछ समय पहले ही उसकी पत्नी का निधन हो चुका था, जिसकी वजह से वह अपनी बैंक की किस्त समय पर नहीं भर पाया। नेथन उसकी परिस्थिति समझते हुए उसे कुछ और समय दे देता है और कहता है कि 50 साल तक साथ निभाने के बाद अपने जीवन साथी को खोना किसी के लिए भी बेहद कठिन होता है। इस पर अर्ल भावुक होकर कहता है कि साथ बिताए साल मायने नहीं रखते। अगर मैंने उसे पहले ही दिन खोया होता तब भी दर्द उतना ही गहरा होता। थोड़ी देर बाद नेथन अपने लिए कॉफी बना रहा होता है, तभी पीछे से अचानक शेरी उसे आवाज देती है। वह एकदम चौंक जाता है और गर्म कॉफी उसके हाथ पर गिर जाती है। शेरी अपनी गलती पर तुरंत माफी मांगने लगती है, लेकिन हाथ बुरी तरह लाल होने के बावजूद नेथन मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ देर बाद जब नेथन अपने जले हुए हाथ पर दवा लगा रहा होता है, तभी घबराई हुई शेरी उसके पास आती है। उसे डर था कि कहीं उसकी इस गलती की वजह से उसकी नौकरी न चली जाए, लेकिन नेथन उसे भरोसा दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और उसे बार बार माफी मांगने की भी जरूरत नहीं। अपनी गलती की भरपाई करने के लिए शेरी उसे लंच पर चलने का न्योता देती है। पहले तो नेथन मना कर देता है, लेकिन कुछ पल सोचने के बाद आखिरकार वह तैयार हो जाता है। लंच के दौरान शेरी उसे स्वादिष्ट केक का एक टुकड़ा खाने के लिए देती है, मगर नेथन विनम्रता से मना कर देता है। शेरी हैरानी से पूछती है, ऐसा क्यों? क्या तुम्हें केक पसंद नहीं है? इस पर नेथन थोड़ी झिझक के साथ अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताता है। वह कहता है, असल में मुझे एक बेहद दुर्लभ बीमारी है। मुझे दर्द महसूस ही नहीं होता, इसलिए मैं कोई भी सख्त चीज नहीं खाता। अगर गलती से मेरी जीभ दांतों के बीच आ जाए तो मुझे इसका एहसास भी नहीं होगा और मैं खुद को गंभीर चोट पहुंचा सकता हूं। नेथन बताता है कि अगर खाते समय उसकी जीभ दांतों के बीच आ जाए तो उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होगा और वह अनजाने में अपनी जीभ तक चबा सकता है। यही वजह है कि वह सिर्फ लिक्विड चीजें ही खाता है। ये सुनकर शेरी हंसते हुए कहती है कि यह तो किसी सुपर पावर जैसा है, लेकिन नेथन समझाता है कि यह सुपर पावर नहीं बल्कि एक खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी से पीड़ित लोग अक्सर 25 साल से ज्यादा नहीं जी पाते क्योंकि उन्हें गंभीर चोट लगने का भी एहसास नहीं होता। वह अपने जले हुए हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इतनी गर्म कॉफी गिरने के बाद भी उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। इसके बावजूद शेरी उसे डर कर जीने के बजाय केक का एक टुकड़ा खाने के लिए मना लेती है। जिंदगी में पहली बार केक खाकर नेथन बेहद खुश हो जाता है। इसके बाद शेरी उसे रात में दोबारा मिलने के लिए बुलाती है। शाम को घर पर अपने ऑनलाइन दोस्त के साथ गेम खेलते हुए नेथन मिलने जाने से मना कर देता है। उसे लगता है कि वह शेरी को बोर कर देगा, लेकिन उसका दोस्त उसे हिम्मत देता है और मिलने के लिए भेज देता है। बार में दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी नेथन का स्कूल का एक पुराना लड़का वहाँ आ जाता है। वह उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे लगा था नेथन अब तक मर चुका होगा। उसके जाने के बाद नेथन बताता है कि स्कूल में उसकी बीमारी का पता चलने पर बच्चे उसे बिना वजह मारते पीटते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उसे दर्द नहीं होता। वह आदमी भी उन्हीं में से एक था। इसी बीच नेथन की घड़ी का अलार्म बजता है। वह बताता है कि उसे समय पर वॉशरूम जाना पड़ता है, क्योंकि अगर उसका ब्लैडर ज्यादा भर जाए तब भी उसे इसका एहसास नहीं होगा। जब वह वापस लौटता है तो शेरी को उसी लड़के के साथ हंसते हुए देखकर उसका चेहरा उतर जाता है। शेरी माहौल हल्का करने के लिए कहती है, पुरानी बातें भूल जाओ, चलो एक एक शॉट लगाते हैं। लेकिन जैसे ही वह लड़का ड्रिंक पीता है उसकी जोर जोर से खांसी छूट जाती है। असल में शेरी ने शराब की जगह बेहद तीखी सॉस मिला दी थी। नेथन पर तो इसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उस लड़के की हालत खराब हो गई। इसके बाद दोनों नेथन के घर पहुंचते हैं। वहाँ शेरी उसकी बाजू पर बना टैटू देखती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि नेथन के पूरे शरीर पर टैटू बने हैं और सबसे हैरानी की बात यह थी कि ये सभी टैटू उसने खुद बनाए थे। उसी रात दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अगली सुबह नेथन पहले से कहीं ज्यादा खुश होता है। शेरी को याद करते हुए वह पहली बार अपना खाना चबाकर खाता है, लेकिन जैसे ही वह बैंक में शेरी से बात करने जाता है तभी 3 नकाबपोश लोग अंदर घुस आते हैं। शुरुआत में सबको यह मजाक लगता है, लेकिन अगले ही पल उनमें से एक छत की ओर गोलियां चला देता है। ये देखकर बैंक में अफरा तफरी मच जाती है। गिरोह का सरगना मैनेजर को तिजोरी खोलने का आदेश देता है। मैनेजर बताता है कि अलार्म बज चुका है और कुछ ही मिनटों में पुलिस पहुंच जाएगी। ये सुनकर लुटेरा बुरी तरह भड़क जाता है और उसे बेरहमी से पीटने लगता है। मारपीट के दौरान उसकी नकली दाढ़ी उतर जाती है, जिससे मैनेजर उसका चेहरा देख लेता है। अपनी पहचान छिपाने के लिए वह बिना देर किए मैनेजर को गोली मार देता है। इसके बाद वह नेथन को तिजोरी के सामने खड़ा कर देता है। अपने बॉस की लाश देखकर नेथन
पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। लुटेरा उसके पेट में कई मुक्के मारता है, लेकिन नेथन के चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं होता। ये देखकर शेरी खुद को रोक नहीं पाती और उसे बचाने के लिए बीच में आ जाती है। तब लुटेरा शेरी के सिर पर बंदूक तान देता है। शेरी की जान खतरे में देखकर नेथन तुरंत तिजोरी का कोड बता देता है। कोड मिलते ही लुटेरा बंदूक के बट से उसके सिर पर वार करता है और नेथन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। लुटेरे बैंक का सारा पैसा बैग में भर लेते हैं, लेकिन तभी पुलिस तय समय से पहले वहां पहुंच जाती है। बच निकलने के लिए वे शेरी को बंधक बना लेते हैं और पुलिस को हथियार नीचे रखने की धमकी देते हैं। मौका मिलते ही वे पुलिस पर भी गोलियां चला देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। कुछ देर बाद नेथन को होश आता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि शेरी को अगवा कर लिया गया है, वह तुरंत बाहर भागता है। वहां एक घायल पुलिसकर्मी पड़ा होता है। नेथन अपनी बेल्ट से उसका खून रोकता है, फिर उसकी बंदूक और पुलिस की गाड़ी लेकर लुटेरों के पीछे निकल पड़ता है। पीछा होते देख बदमाश नेथन पर लगातार गोलियां चलाते हैं, लेकिन वह रुकता नहीं। आखिरकार उसे भ्रमित करने के लिए वे अपनी दोनों गाड़ियां अलग अलग रास्तों पर भेज देते हैं। नेथन अंदाजा लगाकर एक गाड़ी का पीछा करता है जो उसे एक संकरी गली तक ले जाती है। वहां उसका सामना बेन नाम के एक लुटेरे से होता है। नेथन बंदूक तानकर सिर्फ इतना पूछता है, शेरी कहाँ है? मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं, बस लड़की का पता बता दो। लेकिन बेन उसे कमजोर समझकर हमला कर देता है। हाथापाई के दौरान बंदूक पास की एक रेस्टोरेंट किचन में जा गिरती है। दोनों बंदूक तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। बेन कई गोलियां चलाता है, लेकिन नेथन बच निकलता है। वह गर्म तवा उठाकर बंदूक पर मारता है, जिससे वह खौलते तेल में गिर जाती है। लड़ाई में बेन नेथन को बुरी तरह पीटता है, फिर भी वह हार नहीं मानता। आखिर में नेथन उबलते तेल से बंदूक निकालता है और बेन को गोली मार देता है। पहली बार किसी की जान लेने से नेथन अंदर से हिल जाता है, लेकिन उसके पास रुकने का समय नहीं था। वह बेन का मोबाइल अपने साथ रख लेता है, उसकी बाजू पर बने टैटू की तस्वीर खींचता है और उसी की गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। फिर वह अपने ऑनलाइन दोस्त रॉस्को को टैटू की फोटो भेजकर कहता है कि जल्दी पता लगाओ ये टैटू किसने बनाया है। इस पर रॉस्को जवाब देता है कि हम सिर्फ ऑनलाइन गेम खेलने वाले दोस्त हैं, कोई जासूस नहीं। रॉस्को पहले साफ मना कर देता है। वह कहता है कि हम सिर्फ ऑनलाइन गेम खेलते हैं, असल जिंदगी में तो कभी मिले भी नहीं। लेकिन नेथन की बार बार की गई विनती के बाद आखिरकार वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर पुलिस को शक होने लगता है कि नेथन भी इस बैंक डकैती में शामिल है, क्योंकि वह पुलिस के पहुंचते ही लुटेरों के पीछे निकल गया था। वहीं नेथन सीधे अर्ल की हार्डवेयर दुकान पहुंचता है। उसकी हालत देखकर अर्ल एम्बुलेंस बुलाने की बात करता है, लेकिन नेथन मना कर देता है। वह खुद अपने हाथ में चीरा लगाकर गोली निकाल देता है और घाव को तुरंत चिपका भी देता है। यह देखकर अर्ल हैरान रह जाता है। जाते जाते नेथन चोरी के पैसों में से एक गड्डी अर्ल को दे देता है ताकि उसका लोन चुक जाए। बाहर निकलते ही रॉस्को का मैसेज आता है, जिसमें टैटू बनाने वाले की दुकान का पता होता है। नेथन बिना देर किए वहीं निकल पड़ता है। इधर पुलिस को बेन की लाश मिल जाती है। रेस्टोरेंट के शेफ से पूछताछ के बाद उन्हें लगता है कि नेथन ही इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। इंस्पेक्टर जब उसे फोन करता है तो नेथन कॉल उठा लेता है। वह बार बार समझाता है कि उसे पैसों से कोई मतलब नहीं, वह सिर्फ शेरी को बचाना चाहता है। लेकिन इसी बातचीत के दौरान पुलिस उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेती है। दूसरी तरफ बाकी दोनों लुटेरे बेन का इंतजार कर रहे होते हैं। उसका भाई आंद्रे काफी परेशान था, जबकि साइमन को भरोसा था कि वह जल्द लौट आएगा। तभी शेरी गुस्से में दोनों को चुप रहने के लिए कहती है और यही खुलासा होता है कि वह शुरू से ही इस लूट का हिस्सा थी। हालांकि वह इस बात से नाराज थी कि साइमन ने किसी को नुकसान न पहुंचाने का वादा किया था, लेकिन उसने बैंक मैनेजर की हत्या कर दी। जवाब में साइमन गुस्से से कहता है कि अगर शेरी समय रहते नेथन से तिजोरी का कोड निकलवा लेती तो किसी की जान नहीं जाती। अब साफ हो जाता है कि शेरी ने नेथन के करीब सिर्फ कोड हासिल करने के लिए ही जगह बनाई थी। इसी बीच नेथन टैटू बनाने वाले की दुकान पर पहुंच जाता है। टैटू की दुकान पर पहुंचकर नेथन की मुलाकात एक बेहद ताकतवर टैटू आर्टिस्ट से होती है। वह अपनी छाती पर बेन जैसा टैटू बनवाने की बात करता है, लेकिन उसकी बातें सुनकर टैटू आर्टिस्ट को शक हो जाता है कि नेथन झूठ बोल रहा है। तभी वह चुपके से चाकू उठा लेता है, लेकिन नेथन पहले ही उस पर बंदूक तान चुका होता है। तभी आर्टिस्ट की पत्नी सरिये से वार करके बंदूक दूर गिरा देती है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। शारीरिक ताकत में नेथन उसके सामने कमजोर पड़ रहा था, इसलिए वह अपनी बीमारी का फायदा उठाता है। वह कांच के टुकड़े अपनी मुट्ठी में दबाकर सीधे उसकी आंखों पर हमला कर देता है। आखिरकार जान से मारने की धमकी देकर वह उससे बेन का पूरा नाम उगलवा लेता है। फिर किसी तरह बेन के घर का पता निकाल लेता है और उसे याद रखने के लिए अपनी हथेली पर ही उस एड्रेस का टैटू बना लेता है। उधर आंद्रे अपने भाई बेन के घर जाने का फैसला करता है, लेकिन उससे पहले ही नेथन वहां पहुंच चुका होता है। वह पूरे घर की तलाशी लेने लगता है। घर में जगह जगह जानलेवा ट्रैप लगे होते हैं। एक तीर उसकी टांग के आर पार निकल जाता है, फिर भी वह बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। थोड़ी देर बाद उसे एक कार रिपेयर शॉप की यूनिफॉर्म मिलती है, जिससे उसे अगला सुराग मिल जाता है। जैसे ही वह वहां से निकलने लगता है, उसका पैर एक जाल में फंस जाता है।
और वह छत से उल्टा लटक जाता है। मजबूर होकर वह रॉस्को को मदद के लिए फोन करता है। पहले तो रॉस्को साफ मना कर देता है, लेकिन जब नेथन कहता है कि उसकी पूरी जिंदगी में रॉस्को ही उसका इकलौता दोस्त है, तो वह भावुक होकर आने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही देर बाद आंद्रे घर पहुंच जाता है। अंदर आते ही उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ कोई गुस्सा था। वह हॉल में नेथन को उल्टा लटका हुआ देखता है। नेथन तुरंत मासूम बनने की एक्टिंग करता है और कहता है कि वह गलती से इस घर में घुस गया, लेकिन तभी आंद्रे की नजर उसकी हथेली पर लिखे एड्रेस पर पड़ जाती है और वह समझ जाता है कि नेथन झूठ बोल रहा है। तभी आंद्रे को साइमन का फोन आता है और उसे पता चलता है कि बेन को सूट पहने एक आदमी ने मार डाला है। ये सुनते ही आंद्रे समझ जाता है कि उसके सामने खड़ा नेथन ही उसके भाई का कातिल है। वह उसे मारने से पहले बेरहमी से टॉर्चर करने लगता है। वहीं नेथन को दर्द महसूस नहीं होता, फिर भी वह बचने के लिए दर्द होने की एक्टिंग करता रहता है। इसी बीच ऐन मौके पर रॉस्को पीछे से आकर आंद्रे को बेहोश कर देता है। नेथन उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि फोन पर उसने खुद को लंबा, चौड़ा और पहलवान जैसा बताया था, जबकि असलियत बिल्कुल अलग थी। लेकिन कुछ ही देर में आंद्रे को होश आ जाता है और फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार नेथन अपने पैर में फंसे तीर से ही आंद्रे का काम तमाम कर देता है। इसके बाद रॉस्को उसकी मरहम पट्टी करता है और पुलिस के सामने सरेंडर करने की सलाह देता है, लेकिन नेथन साफ मना कर देता है। उसका कहना था कि अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो पूछताछ में बहुत देर हो जाएगी और तब तक शेरी की जान खतरे में पड़ सकती है। उधर पुलिस उसकी लोकेशन ट्रैक करके वहां पहुंच जाती है। तभी उन्हें स्कूटर पर भागता हुआ एक आदमी दिखता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है, लेकिन वह नेथन नहीं बल्कि उसके कपड़े पहने रॉस्को होता है, जिसने जानबूझकर पुलिस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। इसी दौरान नेथन गैराज तक पहुंच जाता है। अंदर साइमन और शेरी भागने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब शेरी उसके साथ जाने से साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि चोरी तक तो ठीक था, लेकिन अब साइमन बेगुनाह लोगों की जान लेने लगा है और वह उसका साथ नहीं दे सकती। तभी नेथन बंदूक लेकर अंदर आता है और साइमन से शेरी को छोड़ने के लिए कहता है। साइमन तुरंत नेथन को पहचान लेता है और हंसते हुए कहता है, तू तो वही बैंक का असिस्टेंट मैनेजर है। आखिर किसके लिए हमारी जान खपा रहा है? ये लड़की मेरी बहन है और शुरू से तुझे बेवकूफ बना रही थी। शेरी भी मान लेती है कि शुरुआत में वह सिर्फ प्लान का हिस्सा थी, लेकिन नेथन के साथ बिताए पल उसके लिए भी सच्चे थे। यह सुनकर नेथन का दिल पूरी तरह टूट जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर साइमन उसकी बंदूक छीन लेता है और उसे बुरी तरह पीट कर बेहोश कर देता है। फिर वह नेथन को गाड़ी के नीचे घसीट कर उसे कुचलने ही वाला होता है कि तभी शेरी बीच में आ जाती है। वह अपने भाई से कहती है कि पैसे लेकर चला जाए, लेकिन नेथन की जान बख्श दे। तभी पीछे से पुलिस साइमन को गोली मार देती है। पुलिस शेरी को गिरफ्तार कर लेती है और घायल नेथन को एम्बुलेंस में अस्पताल भेजने की तैयारी करती है, लेकिन अगले ही पल साइमन फिर से हमला कर देता है। वह पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग करता है, एम्बुलेंस के ड्राइवर को मार देता है और गाड़ी लेकर भाग निकलता है। उसे पता ही नहीं होता कि एम्बुलेंस के अंदर नेथन भी मौजूद है। उधर शेरी, डिटेक्टिव मिन्सी और रॉस्को पुलिस की गाड़ी से साइमन का पीछा करने निकल पड़ते हैं। शेरी बताती है कि उसे पता है उसका भाई कहां जाएगा। इधर साइमन गोली लगने की वजह से दर्द से तड़पते हुए एम्बुलेंस चला रहा था। उसकी आवाज सुनकर स्ट्रेचर पर पड़ा नेथन समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। उसका एक हाथ हथकड़ी से बंधा था। तभी एक तेज मोड़ पर वह नीचे गिर जाता है और साइमन की नजर उस पर पड़ जाती है। दोनों अपनी अपनी बंदूक तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तभी नेथन फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से अपने अंगूठे की हड्डी खिसकाकर हथकड़ी से खुद को आजाद कर लेता है। साइमन गोलियां चलाता है, लेकिन तब तक नेथन बच निकलता है। इसी दौरान साइमन के हाथ से बंदूक छूट जाती है, जिसे नेथन उठा लेता है। फिर भी साइमन बेखौफ रहता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि नेथन जैसा इंसान किसी पर आसानी से गोली नहीं चला सकता। साइमन को पूरा भरोसा था कि नेथन उस पर गोली नहीं चलाएगा, क्योंकि वह जानता था कि नेथन सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ही किसी की जान ले सकता है। इसी बीच शेरी बताती है कि भागने के लिए उनका प्लान बोट का था, इसलिए साइमन वहीं जा रहा होगा। एम्बुलेंस के अंदर नेथन की नजर एक डिफिब्रिलेटर मशीन पर पड़ती है। वह मशीन अपने शरीर पर लगाकर सही मौके पर साइमन को करंट दे देता है। तेज झटका लगते ही साइमन का एम्बुलेंस से कंट्रोल छूट जाता है और गाड़ी पलट जाती है। गुस्से में साइमन बाहर निकलकर नेथन को बेरहमी से पीटने लगता है। तभी शेरी, डिटेक्टिव मिन्सी और रॉस्को भी वहां पहुंच जाते हैं। घायल मिन्सी अपनी बंदूक शेरी को देकर कहती है कि चाहे सामने उसका भाई ही क्यों न हो, उसे छोड़ना मत। इसके बाद रॉस्को मिन्सी को अस्पताल ले जाने निकल जाता है। उधर साइमन ने नेथन की हालत बेहद खराब कर दी थी। तभी शेरी पीछे से साइमन को गोली मार देती है, लेकिन वह बच निकलता है और अपनी ही बहन पर हमला कर देता है। यह देखकर नेथन किसी तरह रेंगते हुए मेडिकल बैग तक पहुंचता है और खुद को एड्रेनालिन का इंजेक्शन लगा लेता है। जैसे ही साइमन शेरी को मारने वाला होता है, नेथन पीछे से आकर हमेशा के लिए उसका खेल खत्म कर देता है। इसके बाद उसका शरीर जवाब दे देता है और वह शेरी की बाहों में बेहोश हो जाता है। बेहोश होने
से पहले वह अपने दिल की बात कह देता है, जबकि शेरी अपनी हर गलती के लिए उससे माफी मांगती रहती है। जब नेथन की आंख खुलती है तो वह अस्पताल में होता है। रॉस्को बताता है कि उसे हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, कई टूटी हड्डियां और गंभीर चोटें आई थीं, लेकिन अब वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। तभी डिटेक्टिव मिन्सी भी आती है और बताती है कि पुलिस की जान बचाने और सच्चाई सामने आने के बाद नेथन को सिर्फ 6 महीने की हाउस अरेस्ट की सजा मिली है। वहीं शेरी को भी केवल 1 साल की जेल होती है। फिल्म के आखिर में नेथन जेल में शेरी का जन्मदिन मनाता है और दोनों इस उम्मीद के साथ अपने नए भविष्य का इंतजार करते हैं कि जल्द ही वे हमेशा के लिए एक हो जाएंगे।